यस, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है माई एस बी प्रोग्राम में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी की जो एजिंग है वो हमारे ब्रेन की एजिंग से डिफरेंट हो सकती है। कई बार हमारी बॉडी की एजिंग अलग पेस से चलती है और हमारे ब्रेन की जो एजिंग है वो अलग पेस से चलती है। और आज ये टॉपिक बहुत सारे ऐसे डाटा को रिसर्च करके स्टडी करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो पहले जल्दी तो बूढ़ा नहीं हो रहा है, जल्दी तो वो एजिंग की तरफ नहीं जा रहा है। और आज के टाइम पे यदि बॉडी की ओवरऑल जो बॉडी के सिस्टम की एजिंग को आप निकालेंगे या देखेंगे, तो आज हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग पेस से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जैसा कोई इंसान ज़्यादा मोटा है, जो ज़्यादा ओवरवेट है, ओबेसिटी है, उसका लाजमी सी बात है हार्ट और उसके जॉइंट्स ज़्यादा जल्दी पेस से फास्ट पेस से एजिंग की तरफ जाएंगे। यदि कोई स्ट्रेस में रहता है तो उसकी हार्मोनल एजिंग जो है वो ज़्यादा एक तरीके से फास्ट रहेगी। यदि किसी को कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, नींद कम आती है, या जो आइसोलेटेड स्ट्रेसफुल लाइफ में, तो उसके ब्रेन की एजिंग ज़्यादा रहेगी। और यदि कोई अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखता, चीज़ें डाइट अच्छी नहीं रखता, तो लीवर की और गट की जो एजिंग है वो फास्ट होगी। ऐसे करके आज का जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं अलग अलग ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उस सारे इम्पैक्ट्स को समझेंगे। और मेरा मानना है यदि ब्रेन सही है तो ये बॉडी को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, आपकी लाइफ को इजी बना सकता है। इन्हीं सारे पहलुओं को कंसीडर करते हुए हमने सबसे पहले प्लान किया कि हम आज जो डिस्कस करेंगे एजिंग के बारे में, तो हम ब्रेन को ही सबसे पहले टारगेट करेंगे। कैसे न्यूरो जो हमारा सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, कैसे उसकी एजिंग जो है फास्ट फास्ट हो रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है। और इस सेशन को हम एक पीपीटी के थ्रू कंडक्ट करेंगे। मैं इसको आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ। यस। तो टॉपिक है न्यूरो एंड ब्रेन एजिंग, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है हमारा उसकी एजिंग कैसे हो रही है आज के टाइम पे। और ऐसा तो नहीं है इज योर ब्रेन एजिंग फास्टर देन योर बॉडी सिस्टम। पूरी बॉडी से अलग तो आपकी ब्रेन की एजिंग फास्ट तो नहीं चल रही, फास्ट पेस तो नहीं हो रही। मैं डॉक्टर विक्रांत आपका स्वागत कर रहा हूँ आज के माई एच बी सेशन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉडी सिस्टम की जो एजिंग है तो उसमें ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, आपका गट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक, जॉइंट्स, दे डोंट ऑल एज इक्वली। ये इक्वली एजिंग पे नहीं है आज के टाइम पे। और आज हम बेसिकली एक चीज को हाईलाइट करेंगे, दैट इज न्यूरो ब्रेन एजिंग। उस पे डिस्कस करेंगे। किसी और दिन हम दूसरे ऑर्गन पे लेके जाएंगे, कैसे उनकी एजिंग हो रही है एंड हाउ वी कैन उनको मैनेज कर सकते हैं उनकी एजिंग को, और अलाइन कर सकते हैं बॉडी की नेचुरल एजिंग से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ब्रेन के कुछ फैक्ट्स हैं, न्यूरो सिस्टम के कुछ फैक्ट्स हैं। ब्रेन का जो साइज होता है वो लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है, यानी कि 1.3 टू 1.4 kg। यह बॉडी के 2% का इसका वेट होता है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी का 2% जो है वो ब्रेन का वेट होता है। बट एनर्जी की बात करेंगे तो बॉडी की लगभग लगभग 20% एनर्जी को अकेला ये यूज करता है, यानी कि बॉडी का 2% का ही हिस्सा होता है। बट
यूज करता है 20% आपकी टोटल जो एनर्जी है दिन की, उसको उसका एक्सपेंडिचर टोटल ब्रेन के द्वारा 20% होता है। इसकी एक और खासियत है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंसान का जो दिमाग है वो इसी फैक्टर के कारण ये दूसरे एनिमल से अलग है। सोचने की क्षमता, याददाश्त क्षमता, इंसान कोई भी चीज सीखता है तो उसमें सबसे पहले ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल चेंज आता है, कुछ नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नई सेल बनती हैं। और प्रैक्टिस जब आप छोड़ देते हैं तो वो न्यूरॉन्स, उनकी वो सेल जो हैं वो उनका कनेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, और वो सेल वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, आज आप बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जिसकी प्रैक्टिस छोड़ दें तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो ये जो बिहेवियर है इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। सो द ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज इटसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ। ये यदि कोई आप चीज सीखते हैं, ये बोला जाता है यदि आपको पूरी जिंदगी अच्छा ब्रेन रखना है तो हमेशा नई टास्क, नई चीजें सीखें, क्योंकि ये नए न्यूरॉन्स बनाएगा, नई चीजें डेवलप करेगा। और न्यूरोप्लास्टिसिटी उसी का ही दूसरा नाम है। सो आप सीखते रहेंगे तो ब्रेन की ये वाली न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला नेचर सही से काम करता रहेगा। आप देखेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसम में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो आदमी लंबा नहीं सोच पाता। वो उसकी मेमोरी यानी उसका कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक होता है सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस का मतलब है लगभग 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस इन द ब्रेन, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है, अपना मैसेज ट्रांसफर करता है। जैसे मैं यहाँ पे दोनों हाथ मिला रहा हूँ तो मेरे ब्रेन ने ये सिग्नल दिया, हाथ मिला मेरे नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो ये मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट होके ही आता है। एक न्यूरॉन दूसरे, जैसे आपने रनिंग में एक तरीके से रिले रेस देखा होगा, वो एक छड़ी दूसरे छड़ी को पकड़ाता है, ऐसे ही एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को इस सिनेप्सिस यानी कि इस जॉइंट से के थ्रू ही एक्सचेंज करता है। और ये लगभग लगभग 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस ब्रेन में पाए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि जो जो रिले रेस में छड़ी का, जो डंडे का काम कर रहा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं और वो अपना सिग्नल लेके जाते हैं। इसी तरीके से ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरीके से हम अपने शरीर पे कंट्रोल कर पाते हैं, जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंट्रल नर्वस, अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा ब्रेन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला स्पाइनल कोड, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू न्यूरॉन्स आ रहे हैं, आ, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब इनसे जो कंट्रोल कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड हैं, ये जो बॉडी इसके थ्रू कनेक्टेड हैं दूसरे न्यूरॉन्स, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, दैट इज पीएनएस, नर्वस कनेक्टिंग सीएनएस टू द बॉडी पार्ट। जो नाउ कनेक्टेड है, जो सेंट्रल वाला पार्ट है उससे, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें से एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो अपनी मर्जी से आप कंट्रोल करते हैं, हाथ उठाना है, हिलाना है, चलना है, उठना है, बैठना है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आपकी इच्छा से नहीं होता है। जैसे दिल का धड़कना, हार्ट की बीट जो है, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, हार्ट रेट है, डाइजेशन है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, हार्ट धड़कता रहेगा, तो ये है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपके गट फंक्शन, जो आपके डाइजेशन फंक्शन को, बाउल मूवमेंट उसमें आता है, जिससे आप आराम से वेस्ट मटेरियल पास आउट कर पाते हैं। ये एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी पे कंट्रोल करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंसानी दिमाग को आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपकी पर्सनालिटी, आप कितने हाजिर जवाबी हैं, कैसे आपका बिहेवियर है, ये इस वाले हिस्से पे ही डिसीजन मेकिंग पावर जो है यहाँ से ही लेता है। दूसरा है
आप जैसे एक जीपीएस किसी लोकेशन पे जाते हो, दोबारा जाते हो तो याद आता है मैं पहली बार उस टाइम आया था। यानी कि लोकेशन, मेमोरी, लर्निंग, याददाश्त शक्ति, ये सारा का सारा काम होता है हिपोकैम्पस। जब से एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया, जब से जीपीएस हमारी जिंदगी में आया, आज के टाइम पे हमें कहीं पे भी जाना होता है तो हम अपने फोन में ऐप लगाते हैं और पहुंच जाते हैं। पर एक जमाना ऐसा था जब जब ये जीपीएस का टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। उस टाइम पे आदमी को याद रखना पड़ता था, रास्ते याद रखना पड़ते थे। तो एक स्टडी में पाया गया कि जब जीपीएस से पहले की जो दुनिया थी, उनका जो ब्रेन था, उसका हिपोकैम्पस वाला जो एरिया था, वो ज्यादा, उसमें न्यूरॉन्स थे, वो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल उसमें ज्यादा थी। आज घट ये धीरे धीरे आज की पॉपुलेशन में घट रहा है। इसका मतलब ये है मेमोरी, लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है, आज आप देखिए, आप स्पेलिंग लिख के देखिए, आप ज्यादा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आज स्पेलिंग लिखने का जमाना नहीं है। आज आप बहुत सारी चीजों को मिस करेंगे, जस्ट बिकॉज आपका ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी थी, जो उसका नेचर था लर्निंग का और अडेप्ट करने का, वो हिपोकैम्पस उसको डिसाइड करता था। और आज हम देखिए इजीली रास्ते भूल जाते हैं, क्योंकि हमने हमारा जो हिपोकैम्पस का ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, उसको जीपीएस से गाइडेड होके हम चलते हैं। इस तरीके से हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी, लर्निंग और मूड, यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करता है। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद यदि आप ब्रेन की एजिंग देखेंगे, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं होता है। जैसे एनर्जी ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस ये दिया गया कि ब्रेन को ना ज्यादा कैलोरी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये छोटा हिस्सा है पर 20% आपकी पूरी एनर्जी को ले लेता है। तो इसको एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन का इन सेलों पे ज्यादा एक तरीके से भार होता है, ज्यादा ये काम करती है एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए। सो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी बूढ़ा हो सकती है, जल्दी बूढ़ी होती हैं। ये हाइपोथेसिस है कि हाई जो एनर्जी डिमांड है उसको वर्नेबल बनाती है एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इनसफिशियंसी में, यानी कि धीरे धीरे इसकी एजिंग फास्ट होती है, जस्ट बिकॉज इसको 20% कैलोरी यूटिलाइज करनी है, तो इसका मेटाबॉलिकली जो एक्टिवेशन है नर्व सेल का वो ज्यादा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्रेन इज हाईली ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव डैमेज लिंक टू न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसम है। स्ट्रेस से न्यूरॉन सिस्टम में कोलेटरल डैमेज होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कोर्टिसोल लेवल कैसे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, आपका सोशलाइजेशन है, मेंटल जिसमें स्टिमुलेशन आ रहा है, आपकी एक्टिविटी है, ये आपकी मोटा मोटी 3 फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी की एज को के साथ साथ आपकी ब्रेन की एजिंग पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। थोड़ा सा इन डिटेल इन्हीं उसमें से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रेन की एजिंग है ना, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूरोनल लॉस होगा, यानी कि जो आपकी ब्रेन की सेल है और कनेक्शन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। आप देखेंगे 40 साल के बाद आपकी मेमोरी और आपका कॉग्निटिव बिहेवियर स्लो डाउन हो जाता है। और 40 साल की एज के आसपास ही आप देखेंगे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन रिटायरमेंट ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है और जो कनेक्शन है न्यूरॉन का वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैसेज माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में डिले होना स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों की टाइमिंग चेंज हो जाती है। इवन आप अपने खुद पे भी देखेंगे, आप जब 20 साल की एज में मोटर व्हीकल बाइक चलाते थे, तेज चला पाते थे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, 40 में जाते जाते उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज आपका जो जो लॉस है, न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिविटी है वो कमजोर पड़ जाती है। सो आपकी बॉडी का जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी मेमोरी को भी इफेक्ट करता है और लर्निंग को भी। बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। आप जैसे जैसे एज होते जाते हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। रिड्यूस न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई चीज सीखने के लिए नई नर्व्स का बनना और उनको कनेक्ट करना, ये भी धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिन में आप, जैसे अभी मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, आप ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, अभी फिजिकली तो ज्यादा यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे ब्रेन में
जो प्रोटीन होता है नर्व सेल में, इस ब्रेन वाली सेल में, वो काम करते टाइम टूटता है, ब्रेक डाउन होता है दिन दिन में जब ये जागता है। और वो जब टूटता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, वो प्रोटीन के हमारे ब्रेन में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बीटा अमाइलॉइड एंड टाउ एक्यूमुलेट कंट्रीब्यूट टू द न्यूरोडेजेनेरेटिव डिसऑर्डर, जैसे अल्जाइमर जैसी चीजें हैं। ये प्रोटीन बिल्ड हो जाता है, ये चोक भी करना स्टार्ट कर देता है नर्व को, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ब्रेकर का काम करता है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसफर है उसको एक तरीके से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में भी मैं इन डिटेल बात करूंगा। एंड इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ब्रेन के न्यूरॉन्स को और को डैमेज करती है और धीरे धीरे फास्ट एजिंग की तरफ हमारे ब्रेन को लेके जाती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा इजीली वे में समझेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी, एनर्जी की डिमांड्स आपको पता है ब्रेन को ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ही ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा होता है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ग्लूकोज हमारा एटीपी में चेंज होगा, एनर्जी में बदलेगा, और यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेन को ही, 20%। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा इस पे न्यूरल नर्व सिस्टम पे पड़ती है। सो यहाँ पे इसलिए ये सबसे ज्यादा वर्नेबल है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, इसके खुद के नेचर के कारण। हिपोकैम्पस श्रिंकेज, ये मैंने बताया था ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो यहाँ पे था, जो आपकी लोकेशंस को, मेमोरी को, इमोशंस को, लर्निंग को कंट्रोल करता है, वो धीरे 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 श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण एक तरीके से उसकी फंक्शनिंग रिड्यूस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिक्लाइन, इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग, जो यहाँ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये एक तरीके से ये भी श्रिंकेज होना स्टार्ट होता है विद द एज, जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हेल्प करता है, ये वाला हिस्सा। आप हमेशा देखिए, जब भी आपको कुछ याद नहीं आता तो आप यूं करते हो, यूं, इसका मतलब है इस हिस्से पे ही आपका फोकस जा रहा है अल्टीमेटली, और प्लानिंग करते हो ऐसे देख के। तो ये फ्रंटल जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, ये विद द टाइम ये भी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये भी इसका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे में आपकी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको हमेशा एज पीपल को ये कहते हुए सुनते हैं, अरे अब मैं क्या ही डिसीजन लूंगा, बच्चों ने डिसीजन लेना, उसने डिसीजन, यहाँ पे रिस्क टेकिंग एक तरीके से कैपेसिटी वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपका ब्रेन का जो वो हिस्सा है पर्टिकुलर, वो उस वो श्रिंकेज होना और उसकी उसकी अबनॉर्मलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाइट मैटर चेंज अफेक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन रीजन, जो व्हाइट मैटर होता है एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है, जो ब्रेन की लेयर्स अलग अलग हिस्सों को, वो एक तरीके से कम होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण इंट्रा जो कम्युनिकेशन है, अंदर का जो कम्युनिकेशन वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे पता लगे कि आपकी ब्रेन की एजिंग फास्ट चल रही है? सपोज करें आप 30 से या 40 साल के हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि मुझे बार बार में मैं कोई चीज भूल रहा हूँ, और ऐसी चीजें भूल रहा हूँ जो फैमिली वर्ड्स हैं, फैमिलियर वर्ड्स जो पहले आपको आराम से याद रहते थे, अभी उनको बताने में या उनको एक तरीके याद रखने में आपको तकलीफ आ रही है, तो ये मेमोरी लैप्स का एक तरीके से साइन है, सिम्टम है, ये दिखाता है कि आपकी ब्रेन की एजिंग फास्ट चल रही है। फोकस के इश्यू आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और एक ही टास्क पे बने नहीं रह पा रहे, तो ये भी आपकी ब्रेन की एजिंग को फास्ट लेके जा रहा है। मूड चेंजेस, बार बार में इरिटेशन हो रही है, बात करते टाइम भी किसी से बात करने का मन नहीं है, एंग्जाइटी, अकेला ही रहते हैं, डिप्रेशन है, सो ये भी एक सिम्टम्स है फास्ट ब्रेन एजिंग का। मेंटल फटीग रहता है, ब्रेन हमेशा स्लो टाइप के, लेथर्जिक टाइप के फील करे, कुछ काम करने का मन नहीं करता, इट मीन्स योर ब्रेन इज एट द फास्ट पेस एजिंग पे है। स्लीप डिस्टरबेंस, ट्रबल स्लीपिंग, और नींद नहीं आती, जागते रहते हो, तो ये भी इंडिकेशन है कि आपका ब्रेन जो है वो फास्ट एजिंग पे चल रहा है। प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि स्लोअर थिंकर, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं ले पाते, आप सोचते रहते हो, और ये भी एक तरीके से आपके सिम्टम्स हैं ब्रेन की एजिंग के। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे आज देखिए नींद का जो क्वालिटी और जो ड्यूरेशन है, यानी कि कितने नंबर ऑफ आवर्स की और कितनी अच्छी नींद,
ये आज के टाइम पे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है सोसाइटी के लिए। स्लीप डेप्रिवेशन सोसाइटी डेवलप हो रही है। स्लीप डेप्रिवेशन का पूरी नींद नहीं ले पाना, क्वालिटी नींद नहीं ले पाना, या पूरा 6 से 8 घंटे का जो स्पैन है वो पूरा कंप्लीट ना कर पाना। इससे हो क्या रहा है, ये ब्रेन के क्लियरेंस को इम्पेयर कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको लगता है सबके घर में सिंक है, जब आपका सिंक चोक हो जाता है यानी कि कुछ फंस जाता है, तो आप ज्यादा प्रेशर का पानी डालते हैं या गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे कि पूरी पाइप क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, और दोबारा से पैसेज क्लियर होके आपका पानी ड्रेनेज होना स्टार्ट होता है। ज्यादा पानी डाल डाल देते हैं सिंक में, तो प्रेशर के कारण सारी चीजें निकल जाती हैं। जब आप सोते हैं तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेन का फ्लूइड है, जो ब्रेन का तरल पदार्थ है, फ्लूइड जो है, वो उसका बहाव आता है, और हमारे जो ये टूटी हुई चीजें हैं जो ब्लॉकेज कर रही, जो एक्यूमुलेट हो रही हैं, लाइक जो प्रोटीन था, बीटा एमालोइड था, या टाउ जो फ्रेगमेंट्स थे, उनको ये एक तरीके से बहा के लेके जाती है और साफ कर देती है। ये यदि साफ हो जाएंगे, मेमोरी, याददाश्त शक्ति, आपका इफेक्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, रिफ्लेक्शन फास्ट हो जाते हैं। जब आप देखेंगे कई बार आप कम सोते हो तो आपको लगता है कि सुबह सुबह एक तरीके से आपका अल्टीमेटली क्या, सुबह सुबह ये लगता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, मूड नहीं अच्छा है। जस्ट बिकॉज ये क्या है कि आपका जो टूटा फूटा जो रास्ते में पड़ा था वो साफ नहीं हुआ है, और वो आपके थिंकिंग में, आपके कॉग्निटिव बिहेवियर में, आपकी मेमोरी में बीच में आ रहा है। सिग्नल को पूरा आगे नहीं जाने दिया जाता। जैसे रास्ते पे यदि कोई आंधी तूफान के बाद पेड़ पड़े होते हैं, तो आप गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाते, या टेढ़ी मेढ़ी चलाओगे, तो ये हमारे प्रोसेस को स्लो कर देता है। सो स्लीप डेप्रिवेशन, ये जो टॉक्सिन्स प्रोटीन इकट्ठे हुए हैं उनको साफ, जो रात को होने थे वो साफ नहीं होते, वो क्लियरेंस नहीं मिलता उनको, और वो बिल्डअप होता स्टार्ट हो जाते हैं, और यही कारण बनते हैं अल्जाइमर, पार्किंसम के। इंक्रीज इन्फ्लामेशन, क्रोनिक स्लीप लॉस ट्रिगर द इन्फ्लामेशन एंड डैमेज द ब्रेन सेल। जो नए सेल बनने थे उसको, उसके रास्ते को, उसके प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिनको हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कंसोलिडेशन एंड लर्निंग जो प्रोसेस है, उसको एक तरीके से इनहिबिट कर देता है। एंड हिपोकैम्पल वॉल्यूम लॉस, यानी कि हिपोकैम्पस जो यहाँ पे जो ब्रेन का हिस्सा था, जो लोकेशन, बॉडी का बैलेंस, मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप कम नींद लेते हैं तो आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बॉडी बैलेंस, आपकी बॉडी में कपकपी स्टार्ट हो जाएगी, थर्म ट्रिमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये इंडिकेशन है हिपोकैम्पल वॉल्यूम लॉस एंड जो टॉक्सिन्स है उनका एक्युमुलेशन इन द बॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो मैं बात कर रहा था, दैट इज बीटा एमाइलोइड। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो आपके ब्रेन में डेली बनेगा, ये बाहर से नहीं आता है। ये आप यदि कम सोते हो, आप की नींद पूरी नहीं होती है, आपका, आप लोगों से मिलजुल के नहीं रहते, अकेले रहते हो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हो, डाइट अच्छी नहीं लेते हो, ऐसे में ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक हेल्दी न्यूरॉन सेल है, ये एक हेल्दी न्यूरॉन सेल है। अब नॉर्मल न्यूरॉन जो है, यदि आप सोते नहीं हैं तो इसके ऊपर ये कूड़ा करकट की तरह एक तरीके से डस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो यहाँ से सिग्नल, ये क्योंकि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या थी, एक तो कनेक्शन बनाना दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, और यहाँ से मैसेज ट्रांसफर करना, यहाँ मैसेज आके माइलिन सीट पे अटक जाएगा, यानी कि आगे ट्रांसफर नहीं होगा। और यही जब आप एमआरआई स्कैन देखा जाता है किसका, जो अल्जाइमर के हैं, पार्किंसम के, और जो गजनी जैसे लोग हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं, उनके इसमें ये इकट्ठा हो जाता है, जिससे सिग्नल जो है एक से आगे नहीं बढ़ पाता, इसके कारण, इसके एक्युमुलेशन के कारण। सो ये यहाँ पे इकट्ठा हो के ऐसे प्लग बनाना स्टार्ट कर देता है, ये फिर जमा, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है एक एरिया में, कई बार ये ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली ब्रेन एक तरीके से बहुत सारी बीमारियों की तरफ, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। सो बीटा अमाइलॉइड क्या है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो हमारे ब्रेन में होता है,
वो उसके फ्रेगमेंट उसके टूटने से होता है, जो कि डेली प्रोसेस होता है। ये टॉक्सिक प्लग बना देता है आउटसाइड न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के बाहर, जो अल्जाइमर डिजीज में मिलता है बेसिकली, जो डिस्टर्ब कर देता है सेल के फंक्शन एंड लीडिंग टू न्यूरो डिजनरेशन। और लास्ट में न्यूरो को, नर्वस सिस्टम को डिजनरेट यानी कि तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसमें सबसे ज्यादा एमिलोइड बीटा 42 वाला जो फ्रेगमेंट है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। और अल्जाइमर में ये बायोमार्कर भी, इसको चेक किया जाता है अल्जाइमर के केस में कितना बढ़ा हुआ है। ये एक तरीके से टॉक्सिन है हमारी मेमोरी, हमारे ब्रेन के लिए, और हमारी ब्रेन की एजिंग को ये फास्ट करता है। एक होता है टाउ। ये टाउ इज अ प्रोटीन दैट स्टेबलाइज द माइक्रोट्यूबुल्स इन न्यूरॉन्स। माइक्रोट्यूबुल्स क्या है? ये जो नर्व सिस्टम सेल देख रहे थे, इसमें छोटे छोटे ट्यूबुल्स से ये बना हुआ, छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब होती हैं। और इसमें जो छोटे छोटे ये चीजें हैं ट्यूब में, जो माइक्रो ट्यूबुल्स में, इनको ये जोड़ के रखता है। और जब भी ये एक तरीके से एग्रीगेट जो है, एक तरीके से फोस्फिरलाइट हो जाएगा, इस पे एक नया मॉलिक्यूल आगे चिपक जाता है, तो ये इस चिपकते ही, जैसे यहाँ पे आपको चिपका हुआ दिखेगा, छोटे छोटे पार्ट चिपके हुए, फोस्फिरलाइटेड हम टाउ बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये माइक्रोट्यूबुल्स इसके दूसरी चीज चिपकते ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, और नर्व सेल टूट जाती है। जैसे कोई चीज आपने लेयर में लगा रखी थी, बीच में से कोई चीज तोड़ दें आप, घुसा दें, तो उसका कनेक्शन टूट जाए और धीरे धीरे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में माइक्रोट्यूबुल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जैसे माइक्रोट्यूबुल डिसइंटीग्रेट होंगे तो नर्व सेल टूटना स्टार्ट हो जाएगी, बीच से टूट जाएगी, और कनेक्शन, जो मैसेज जाना है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी एक तरीके से बायोमार्कर के रूप में अल्जाइमर पार्किंसम में देखा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिनेप्टिक यानी सिनेप्सिस भी बोलते हैं इसको। कैसे एक एक मैसेज दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स के पास पहुंचता है, देखिए, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे दो न्यूरॉन इकट्ठे आते हैं, साथ में आते हैं, जैसे मैं आपको हाथ मिला के दिखा रहा हूं, ऐसे ये साथ में आएंगे। इनके बीच में ये एक बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते, थोड़ा सा नैनोमीटर का गैप रहता है। इस नैनोमीटर के गैप में ये न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल ऊपर वाला यहाँ छोड़ देता है, और यहाँ इसके रिसीवर होते हैं। जैसे मैंने फोन किया तो हवा में एक इलेक्ट्रॉनिक कोड गया, तो आपके पास, किसी के पास मेरा कॉल गया, तो आपके फोन में रिसीवर है, वो उस कोड को रिसीव करेगा और डी कोड करके वॉइस में वापस चेंज कर देगा, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनेगा। ऐसे ही ये भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे मैंने सोचा, तो एक नर्व ने दूसरे नर्व को बताया केमिकल के माध्यम से, वहां उसके रिसेप्टर होते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं और दूसरे को ऐसे देना स्टार्ट कर, इतनी फास्ट स्पीड से होते हैं ये। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैंने मुट्ठी बंद करनी है, मैंने बंद कर लिया, ये मेरे दिमाग के जो मैसेज हैं, जो इस सिनेप्टिक लोब के थ्रू जाना स्टार्ट हुए हैं। अब होगा क्या, यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, कोर्टिसोल है, तो इनका कनेक्शन कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप डाइट में अच्छी नहीं ले रहे, तो इसी कनेक्शन कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सिनेप्सिस दिखाया गया है, ऐसे ये दूसरा न्यूरॉन दूसरे के साथ चिपक जाता है, राइट है। तो ये 20 से 40 नैनोमीटर का ही होता है। और न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर और ट्रांसमीटर एक दूसरे से न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, केमिकल के थ्रू ये अपना मैसेज कैरी करते हैं। सो ये क्रूशियल है हमारे कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल एंड एनेबलिंग लर्निंग, मेमोरी और ओवरऑल ब्रेन फंक्शन। इसी के तरीके से हम सीखते हैं, ट्रेन होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी पे एक दूसरे पे कंट्रोल पूरी बॉडी पे कर पाते हैं। ये कैसे, कोर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस की हार्मोन, जब स्ट्रेस रहती है तो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है, जो एड्रेनलिन ग्लैंड से बनता है, जो किडनी के ऊपर होती है, वहां से ये बनता है। ये क्या करता है, रिड्यूस सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, यानी कि इससे जो कनेक्शन था ये इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता, कम कम करना स्टार्ट कर देता है। डेंड्रेटिक एट्रोपी, यानी कि एक्सेस कोर्टिसोल श्रिंक द डेंड्राइटिस, रिड्यूसिंग द सरफेस ओरियस। ये जो डेंड्राइटिक का मतलब है, ये वाला जो इसका न्यूरोसेल का जो ये आप फ्रेगमेंट्स देख रहे हैं, इनको मारना स्टार्ट कर देता है। जो रिसीवर और ये हैं, इनको
ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं कोर्टिसोल की वजह से, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लूटामेट रेगुलेशन होता है, कोर्टिसोल इंक्रीज ग्लूटामेट रिलीज, एंड वो हमारी इसको एक तरीके से डैमेज करना स्टार्ट किया। इसके लिए जहर है, टॉक्सिन का काम करता है। और हिपोकैम्पल इंपैक्ट करता है। स्ट्रेस क्या करती है, जो हमारे हिपोकैम्पस वाला एरिया है, वो जो मेमोरी को और एक तरीके से क्रूशियल फॉर मेमोरी है, उसको कोर्टिसोल क्या करता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है वो हिपोकैम्पल कोर्टिसोल से। और सो आपकी सिनेप्टिक फंक्शन को कमजोर करता है, जिससे आपकी मेमोरी लर्निंग वीक होना स्टार्ट होती है। इसलिए बोला जाता है चिंता चिता के समान है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी से कनेक्शन लूज करना स्टार्ट करेगा। और आप, हो सकता है कि आपका हार्ट बीट अलग काम कर रही है, आपका गट लाइन अलग काम कर रहा है, आपके हॉर्मोन्स अलग बन रहे हैं, आप धीरे धीरे आदमी फास्ट एजिंग की तरफ चला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रोनिक स्ट्रेस जो है हिपोकैम्पल डैमेज तो करता ही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को डिस्टर्ब करता है, अमाइलॉइड प्लग बिल्डअप करता है, जो मैंने बताया था कि वो जो टॉक्सिन फ्रेगमेंट है प्रोटीन के, वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और बंदा धीरे धीरे अल्जाइमर की तरफ चला जाता है। सो इन्फ्लामेशन, डैमेज टू द ब्रेन सेल, ये सारी चीजें स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, कोर्टिसोल की वजह से हमारे ब्रेन में इंड्यूस होती हैं। एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर, ज़्यादा आप यदि मोबाइल पे या लैपटॉप पे ज़्यादा ब्लू रेज के उसमें आते हैं, वो भी आपकी ब्रेन की एजिंग को एक तरीके से बढ़ाता है। जैसे कि ब्लू लाइट डिस्ट्रप्शन, ब्लू लाइट क्या करेगी, जैसे अभी हम रात को बैठे हैं, लगभग लगभग 8:45 के आसपास टाइम हुआ है, यदि हम लगातार फोन को देख रहे हैं या ब्लू लाइट को देख रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो नींद दिलाने में हमारी हेल्प करता है, वो मेलाटोनिन बना ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास सिग्नल दूसरे आ रहे हैं। अब मेलाटोनिन नहीं बनेगा, तो जो रात को साफ सफाई वाला काम है, जो बहा के लेके जाता है जो टूटी फूटी चीजों को, वो पूरा ही नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं सिरकेडियन साइकिल, कि कैसे हमारी बॉडी का पूरा साइकिल नेचर के साथ चलता है, टाइमिंग के अनुसार चलता है। इसलिए लाइट बंद करके रात को ही सोने का टाइम सबसे बेस्ट इसलिए होता है, बिकॉज जैसे लाइट बंद होती है, सूरज ढलता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है और मेलाटोनिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्लू रेज क्या करिए, स्क्रीन क्या करती है, मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कमजोर कर देती है, इसलिए हमारी इंसोमेनिया, नींद, डिप्रेशन, एनजाइटी और ब्रेन में मेमोरी लॉस और फटीग जैसी चीजें आपको ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो लोग ज्यादा फोन देखते हैं, उनको आप देखेंगे एनजाइटी, स्ट्रेस के साथ साथ ऐसी लाइक क्रोनिक पेन भी उनको मिलेगा, और उनको लाइक माइग्रेन जैसी शिकायत भी आपको देखने को मिलेगी। कग्निटिव ओवरलोड हो जाता है, यानी कि कितना डाटा इसके पास है, वो प्रोसेसिंग ओवरलोड हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण मेंटल फटीग और डिक्रीज अटेंशन स्पैन, अटेंशन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, जो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करता है, और सेडेंट्री बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक तरीके से हमारे ब्रेन की एजिंग को फास्ट कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनवायरनमेंट से आने वाले बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से आ रहे हैं। हैवी मेटल्स, जो लेड, मरकरी, कैडमियम जैसी चीज़ें आ रही हैं, वो भी न्यूरोडिजेनरेटिव का कारण बनती है। पेस्टिसाइड उनमें से अल्जाइमर, पार्किंसम जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, जो ट्राइको इथाइलिन जो है, वो भी आपकी मेमोरी के साथ एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो पाया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी फास्ट एजिंग कर सकती है, जैसे ओमेगा। आपको पता है ब्रेन सबसे ज़्यादा ओमेगा किसको चाहिए, सबसे ज़्यादा गुड फैट किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। सबसे ज़्यादा कैलोरी किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। ओमेगा की डेफिशिएंसी भी, ओमेगा क्यों चाहिए, क्योंकि जो ये नर्व सेल बना हुआ है, जो इससे ये वाला जो माइलिन, इसके थ्रू जो मैसेज जाता है, ऊपर की जो सीट है, जो ऊपर का कवर है, माइलिन सीट जो है, वो ओमेगा की बनी होती है। ओमेगा कम होगा तो रोड, जैसे रोड में गड्ढे हो जाएंगे, तो आप गाड़ी फास्ट नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही ओमेगा ज्यादा रखेंगे तो रोड साफ रहेगा, बिल्कुल सीमेंटेड रोड रहेगा, तो आपकी गाड़ी तेज चलना स्टार्ट होगी। ऐसे ही हमारे नर्व के सिग्नल फास्ट हो जाएंगे, और हमारी जो बेसिक इंटीग्रिटी है सेल की, वो मेंटेन रहेगी, और हमारा नर्व सिस्टम अच्छे से काम करेगा। विटामिन की डी की डेफिशिएंसी भी डिमेंशिया जैसी और मेमोरी लॉस जैसी चीज़ों को एक तरीके से उनके रिस्क को बढ़ाती है।
कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, B6 है, फोलिक एसिड है, और आपका B12 है। ये भी, ये आपकी बॉडी में हीमोसिस्टिन बढ़ा देते हैं। हीमोसिस्टिन भी एक तरीके से बायोमार्कर है एजिंग का, और ये न्यूरोडिजेनरेटिव रिस्क को भी बढ़ाता है इनकी कमी। एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कोप अप करते हैं, क्योंकि सारी चीजें ब्रेन में क्रॉस नहीं करती हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, ब्रेन जो बैरियर वॉल है, सारी चीजें क्रॉस नहीं हो, कुछ ही वाइट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसको क्रॉस कर पाते हैं। उनमें से जैसे एस्ट्राजेंथिन है, सेलेनियम है, विटामिन E है, विटामिन C है। ये इनकी कमी भी आपको ब्रेन की एजिंग को फास्ट करती है। ये हम बात कर ही चुके हैं कैसे स्ट्रेस और स्क्रीन का कनेक्शन है, और कैसे हमारी एक तरीके से ब्रेन की एजिंग को फास्ट करती है। जैसे सोशल मीडिया स्ट्रेस जो है, एक तो कंपैरिजन में डाल देती है, ये ऐसा दिख रहा है तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, तो आदमी ऐसे कंपैरिजन में घुस के स्ट्रेस में आ जाता है। तो फोमो भी एक तरीके से सोशल मीडिया स्ट्रेस है, वो भी हमारी एजिंग, ब्रेन की एजिंग को फास्ट कर रही है, और हमारी मेमोरी को एक तरीके से, या मूड को डिसबैलेंस कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेलाटोनिन का बारे में मैंने बताया, स्लीप को डिस्टरबेंस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरो इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ मेलाटोनिन प्रोडक्शन। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे बेंजो डायाजेफिन नाम की जो ड्रग्स है, ये बेसिकली डिप्रेशन के केस में दी जाती हैं। यदि इनको लगातार लिया जाए तो डिमेंशिया होना स्टार्ट हो जाता है, सिडेटिव इफेक्ट है इनका। एंटी जेनिक जो ड्रग्स होती हैं, बेसिकली जैसे लंग्स और बाउल मूवमेंट में कई बार एसिटाइल कोलिन की वजह से उनको ब्लॉक किया जाता है, कि उसको मेंटेन करने के लिए, कुछ बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। इससे भी कग्निटिव फंक्शन, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, उसको ब्लॉक किया जाएगा तो कग्निटिव डिक्लाइन होगा, रिफ्लेक्शन स्लो हो जाएंगे। बहुत सारे पेन किलर हैं जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव काम काम करते हैं, यानी कि सीधा ब्रेन को डैमेज करते हैं। खून पतला करने वाली स्टेटिन्स, जो ब्लड थिनर के रूप में दी जाती हैं, बहुत सारे लोग, बीपी वाले पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, इन चीज़ों को लेते हैं। ये भी हमें कॉग्निटिव साइड इफेक्ट हैं, और एक तरीके से ब्रेन की को डैमेज करते हैं। जो सुबह सुबह जो लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, यानी कि एंटा एसिड जो लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म यूज भी डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है। जो बहुत सारे आज लाइफस्टाइल में लोग अपना ड्रग्स ले रहे हैं, जो डेली मेडिकेशंस पे हैं, स्ट्रेस को कम करने की है, पेन किलर है, खून पतला करने वाली एंटा एसिड है, ये ब्रेन की फास्ट एजिंग करती हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं, या आपका कोई जानकार ऐसी चीज़ें ले रहा है, तो उनकी ब्रेन की एजिंग फास्ट चल रही है, उसको आपको मैनेज करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एनएडी लेवल नीचे जाता है, उससे भी आपका ब्रेन की एजिंग फास्ट हो जाती है, और न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और डीएनए रिपेयर, न्यूरो प्रोटेक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी ब्रेन की एजिंग को फास्ट करती हैं। एनएडी लेवल भी एक बहुत बड़ा, साइंटिफिकली आज के टाइम पे एंटी एजिंग में न्यूरो एनएडी बूस्टर्स के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ यंग फ्यूल है, जो हम बात करते हैं हर मीटिंग में। कैसे इवेलुएट करेंगे कि जैसे ब्लड टेस्ट में एनएडी लेवल भी पता लगा जा सकता, कुछ इन्फ्लामेशन मार्कर हैं, सीआरपी है, हाई हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इंटरल्यूकिन 6, ये हमारे इन्फ्लामेशन के मार्कर हैं। हीमोसिस्टिन लेवल है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी, ओमेगा लेवल, इन चीज़ों का, और कोर्टिसोल लेवल, यदि ये चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हैं, तो आपकी ब्रेन पे सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपकी ब्रेन की एजिंग फास्ट होती जा रही है। और आज किसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं, किसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं, कौन अच्छी फैट खा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सीधा अपने आप से भी रिलेट कर रहे होंगे कि भी मैं क्या कर रहा हूँ अपने ब्रेन के साथ। सो एपो E4 एलील जो अल्जाइमर के रिस्क के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक तरीके से जेनेटिक टेस्टिंग है।
और टाउ जो फ्रेगमेंट था या एमाइलॉइड बीटा 42 और 40 जो रेशो था, ये भी एक तरीके से हमारे एक तरीके से बायोमार्कर हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। मार्कर ऑफ एस्ट्रोसाइट एक्टिवेशन एंड द न्यूरो इन्फ्लामेशन, GFAP, गैलियल फिब्रिल एसिडिक प्रोटीन, ये कुछ मार्कर हैं जो आप टेस्ट करवा सकते हैं। एजिंग कंट्रोल में फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, स्लीप एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, ये चीज़ें आपके ब्रेन की हेल्दी एजिंग को प्रमोट करती हैं, जैसे लर्निंग, पजल, सोशल एंगेजमेंट, किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना। ओमेगा और एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली इनमें ज़्यादा होने चाहिए और एडेप्टोजन होने चाहिए। ये हमें हेल्दी ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो वो भी आपकी ब्रेन की एजिंग को बहुत इम्पैक्ट डालता है। कोलेस्ट्रोल, ब्लड शुगर, यदि डायबिटिक हैं तो और ज़्यादा आपका ब्रेन ज़्यादा फास्ट एजिंग में जाएगा। कल आपका यदि लिपिड्स प्रोफाइल अनबैलेंस है तो आपकी फास्ट ब्रेन की एजिंग और ज़्यादा होगी। ब्लड प्रेशर के केस में भी आपका किडनी और ब्रेन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल कनेक्शन, ये चीज़ें हैं। मैं लास्ट में आना चाहूँगा। अडेप्टोजन एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब है आपकी बॉडी किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आपको उसके अनुसार आपकी बॉडी को अडेप्ट करवा लेना, उसको अडेप्टोजन बोलते हैं। सो कुछ ऐसे प्रूवन हर्ब्स हैं दुनिया में, नेचर में, जो अडेप्टोजन का काम करते हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो स्ट्रेस से लेके, कोर्टिसोल लेवल से लेके, नींद से लेके, बीटा एमाइलॉइड से लेके, इन सारी चीज़ों को बेटर करने का काम करती हैं। और हिपोकैम्पस, न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो डैमेज से बचाना, ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करती हैं। जैसे कि अश्वगंधा जो स्ट्रेस को और कोर्टिसोल को रेगुलेट करता है। बोकोपा यानी कि आपका ब्राह्मी, मेमोरी को और कॉग्निटिव फंक्शन को बेटर करता है। जिंको बिलोबा ब्रेन हेल्थ के लिए पोटेंशियली यूज होता है। ये ब्लड फ्लो को सही रखता है। जो छोटी छोटी कैपलरी है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और याददाश्त शक्ति, कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन, इन सारी चीज़ों को, मेमोरी और फोकस को स्पीड अप रखता है। और न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे ओमेगा है, DHA है, EP है, विटामिन डी है, B6, B9, B12 और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन E, विटामिन C, ये एक तरीके से अडेप्टोजन एंड न्यूट्रिशन आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपके ब्रेन के लिए। अडेप्टोजन में इसके आगे जैसे कुछ फूड हैं जो, जैसे फैटी फिश है, या ओमेगा का सोर्स आप देखेंगे फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड ऑयल है, या पंपकिन सीड है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स या सीड्स जो होते हैं उसमें भी ये, वो भी मिनरल्स और ओमेगा के गुड फैट के सोर्स होते हैं, तो वो भी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रीन लीफी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट एंड फोलिक एसिड उनमें होता है, तो वो भी आपके ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। नट्स एंड सीड, हेल्दी फैट और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो ब्रेन को ये ज़्यादा चाहिए, मैग्नीशियम भी ज़्यादा चाहिए। कलरफुल सीजनल फ्रूट्स एंड बेरीज, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में। आ, अभी बात करते हैं कि इतनी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आएंगे। कभी बेरी आ रही है, कभी ग्रीन लीफी आ रही है, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया। फास्ट पेस लाइफ है, किसी को इतना टाइम नहीं है। आज तो बहुत सारी चीज़ें ब्लिंकिट से आ रही हैं, इससे आ रही हैं, हमें टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह हम प्रोसेस फूड खा के भाग जाते हैं। मैं एक लास्ट मंथ एक IT प्रोफेशनल से मिला, मैंने पूछा कितने आपकी सैलरी क्या है, मैं मंथली आप कितना कमाते हैं। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि मेरी सैलरी लगभग लगभग 2 लाख समथिंग कुछ थाउजेंड रुपीज़ है, 2 लाख के आसपास है। मैंने बोला कि आप और आपके घर वालों की डाइट में डिफरेंस क्या है। वो बोले इसका मतलब क्या है। मैंने बोला कि इसका मतलब इतना ही है कि आप जिससे 2 लाख कमाते हो उसको क्या दे रहे हो। इट मीन्स कि आपकी डाइट और आपके घर वालों की डाइट या आपके सराउंडिंग की डाइट सेम है, बट आप अपने दूसरे लोगों से ज्यादा दिमाग और आंखें यूज कर रहे हो। तो आप इसको यदि सीरियस नहीं ले रहे, जो आपको कमा के दे रहा है उसी उसी से ही आपकी कमाई आ रही है, तो यदि आप उसको मैनेज नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा भी होता है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप होलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए। जैसे गर्मी लगी तो क्या लगा, AC लगा लिया। आपको व्हीकल सरकारी में जाने में दिक्कत थी, परेशानी थी, लेट आती थी बस, तो आपने अपना व्हीकल ले लिया।
ऐसे ही आपके घर वालों से आप दूर रहते थे तो कम्युनिकेशन दूर हो जाता था, लोगों ने मोबाइल खरीद लिया, अच्छा घर बना लिया, सो मैनी सुख सुविधाएं लगा ली। क्या हम जो आज हमने अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू अपने सुविधाओं के अनुसार, क्या हम अपने न्यूट्रिशन को भी मॉडिफाई कर रहे हैं? नहीं, उसमें हम और खराब होते जा रहे हैं। उसमें हम नॉन सीजनल चीजें खाते जा रहे हैं, उसमें प्रोसेस चीजें बढ़ा ली, उसको हमने कमजोर कर लिया, भौतिक सुविधाओं को हमने बढ़ा लिया। तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे में हमें होलिस्टिक एंड कस्टमाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है कि, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है तो हम कुछ मूड के अकॉर्डिंग खा लेते हैं, जो अवेलेबल है वही खा लेते हैं, और कार्ब बेस्ड डाइट ज़्यादा लेते हैं, फ्राई या फास्ट फूड बेस्ड डाइट हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन का मतलब है, जैसे एक साइज का जूता सबके पैर में फिट नहीं होता, तो आज आपकी जो जिंदगी है, यदि आपको लगता है मेरा वेट ज्यादा, तो मुझे हार्ट की और जॉइंट्स की केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है, उन्हीं जॉइंट ने उठाना है। जॉइंट का साइज नहीं बढ़ा है, ओनली आपकी वेट बढ़ा है, हार्ट का साइज नहीं बढ़ा है। उस हार्ट ने इतने बड़े शरीर में पंप कर करके खून पहुंचाना है, तो उसका वर्कलोड बढ़ा दिया, तो हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक साइज का जूता नहीं, सबको अलग अलग कस्टमाइज अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें आपकी हेल्प कर सकता है होलिस्टिक वेलनेस, जो इंस्पायर्ड बाय मेडिसिन 3.0 कॉन्सेप्ट से, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट, जो कि 5 in 1 है। पांच, एक ही चीज में पांच चीजें हैं। जैसे कि प्रोबायोटिक जो आपकी गट को, आपके डाइजेशन को बेटर रख सकता है, एंटीऑक्सीडेंट जो सेल को प्रोटेक्शन दे सकता है, सेल को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, आयुर्वेदा यानी कि बोटनिकल हर्ब्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं, वो आपकी इम्यूनिटी के को, और आपकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी इंड्यूस हो चुकी है, कोई सिम्टम्स आ रहा है, उसको रिकवरी सेफ तरीके से करवाते हैं। और जो आप डाइट से कंप्लीट नहीं ले पाते, वो आपकी डाइट में ये एड ऑन कर रहा है, और साथ में डीएनए तक जो आपके फंक्शन है, जीन के एक्सप्रेशन, उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है। ये 5 in होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसमें ब्रेन वन को आप देखेंगे, कैसे 5 in 1 ब्रेन वन कैसे 5 in 1 है। मैं इसको लेके जाता हूँ। जैसे पांच चीजें थी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में, प्रोबायोटिक थे, एंटीऑक्सीडेंट थे, हर्बल एक्सट्रैक्ट था, न्यूट्रिएंट्स थे, एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स था। अब प्रोबायोटिक इसमें डला ही है, जो ब्रेन और गट के एक्सेस को सही करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें क्या डला है? ट्रांस रेस्वेराट्रोल, फिसिटिन, स्टिरोबिलिन, विटामिन ई, सिलेनियम, कॉपर, सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएंगे ये। हर्बल एक्सट्रैक्ट यानी कि आयुर्वेदा क्या है? जिंको, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गोटू कोला, ये आपके कॉग्निटिव मेमोरी को और स्ट्रेस मैनेज को हेल्प करेंगे। न्यूट्रिएंट्स में क्या है? गुड ओमेगा है, डीएचए, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, विटामिन बी 6 इसमें है, बी 12 इसमें, बी 1 इसमें, फोलिक एसिड है, जिंक है, एंड मैग्नीशियम भी इसमें है। और न्यूट्रीजिनोमिक्स जो आपके जीन के एक्सप्रेशन, न्यूरोसेल की जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को सही रखेंगे। एल टायरोसिन, एसिटाइल कोलिन, ट्रिप्टोफेन, एल थियानाइन, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंसिंग ये ब्रेन के इन। अब इसको पांच कैटेगरी में आपको मैंने फॉर्मूला को तोड़ के दिखा कैसे ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स 5 in 1 है। ब्रेन वन को मैंने आपको ये डेमोस्ट्रेट किया कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे, जैसे कि कैसे काम करता है गट ब्रेन एक्सिस, प्रोबायोटिक सपोर्ट गट हेल्थ, इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन फंक्शन वाया माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस। आपने आपको यदि नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूंगा, आपके पेट को, आपके गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। इसलिए मेहमानबाजी में अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं कि अच्छी चीज खाते बंदे का मूड अच्छा हो जाता है। सो मूड कहाँ से कंट्रोल है? गट से है। तो प्रोबायोटिक आपके गट को सही रखते हैं, तो आपका मूड, आपका कॉग्निटिव बिहेवियर ब्रेन का डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके थ्रू। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, फिसिटिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करेगा। कॉग्निटिव सपोर्ट में जिंको एंड बोकोबा, ये दोनों आपके कॉग्निटिव और मेमोरी को इनहांस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर एल टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, डोपामाइन एंड सीरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, आपका मूड अच्छा रखेंगे, हैप्पी हार्मोन बढ़ाते हैं ये एल टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। इसके साथ देखेंगे कॉग्निटिव सपोर्ट है न्यूरो प्रोटेक्शन, कैसे न्यूरो को प्रोटेक्ट करता है। जिंको बिलोबा आपके ब्लड आपके ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बेटर करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। ब्राह्मी मेमोरी
और कॉग्निटिव फंक्शन को करती है। गोटू कोला, ये भी कॉग्निटिव फंक्शन है, न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करता है। फिसिटिन एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूरल हेल्थ, यानी कि ब्रेन की सेल को डैमेज होने से बचाता है, मरने से बचाता है। न्यूरो प्रोटेक्शन का काम ट्रांस रेस्पिरेटोल भी। स्टिरोबिलिन ब्रेन हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या डाले गए, यानी कि जो स्ट्रेस के कारण स्लो हो गया है, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, प्रॉपर ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, इसमें टायरोसिन क्या करता है, डोपामाइन और एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन का को प्रोडक्शन करता है। ये एक्साइटमेंट, हेल्दी मूड वाले, हैप्पी वाले हार्मोन होते हैं जो एल टायरोसिन के बिना नहीं बनते। यानी कि रॉ मटेरियल जैसे आटे से चपाती बननी है, चपाती है डोपामाइन, आटा क्या है, टायरोसिन, टायरोसिन रॉ मटेरियल है उसका। ट्रिप्टोफैन, सीरोटोनिन, ये आपके मूड और रिलैक्सेशन हार्मोन है, रिलैक्स करेगा। सीरोटोनिन नींद अच्छी दिलाएगा। ट्रिप्टोफैन, उसमें भी आपको ट्रिप्टोफैन हेल्प करता है, यानी कि प्रिकर्सर और रॉ मटेरियल ट्रिप्टोफैन काम करता है। एसिटाइल कोलिन क्या है, मेमोरी एंड लर्निंग को सपोर्ट करता है। सिनेप्टिक जो न्यूरॉन मिले थे उनके मैसेज को इधर से उधर फास्ट ले जाने का काम करता है, जैसे पोस्टमैन करता है, चिट्ठी यहाँ से वहाँ, आपके कोरियर को यहाँ से वहाँ। B6 B12 न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, इन सारी चीजों को क्या करता है, सिंथेसिस करने का काम करता है B6 B12। ये नहीं होंगे तो ये चीज न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे। सो अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई है इसमें, सेलेनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये मिनरल्स का भी काम कर रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम कर रहे हैं, जो ब्रेन डैमेज से बचाते हैं। स्ट्रेस एंड मूड को एल थियोनाइन, ग्रीन टी में पाया जाने वाला अमाइनो एसिड, ये एल थियोनाइन ग्रीन टी में पाया जाता है, जो रिलैक्सेशन एंड फोकस को प्रमोट करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस को, स्ट्रेस वाले हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। एनर्जी और मेटाबॉलिज्म, B1 फोलिक एसिड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, और डीएचए जो है, ओमेगा जो है सपोर्ट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड प्रोबायोटिक फिर से आपका ब्रेन गट कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैंने आपके साथ इस हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स ब्रेन वन को एक्सप्लेन किया है, ये कोई मेरा, ये अकेला मैं कोई इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने सारी चीजें नहीं लिखी। इसके पीछे आप देखेंगे जो मैंने आपको बात बताई है, ये सारे के सारे रेफरेंस हैं, जो आपको ये सारी चीज उसमें इन डेप्थ पढ़ने को मिल जाएंगी। कौन सी चीज, टायरोसिन, फिनाइलिन सिंथेसिस कैसे, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपा हुआ पेपर था। ओमेगा फैटी एसिड ब्रेन हेल्थ, ये जर्नल ऑफ क्लिनिक लिपिडोलॉजी में छपा हुआ था। जिंको बिलोबा है अल्जाइमर में कैसे हेल्प करता है, जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज में छपा हुआ पेपर है। सो ऐसे करके ट्रांस रेस्पिरेटोल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कैसे देता है, ये मैंने जो आपके सामने सारी चीजें रखी, ये बहुत सारे इन चीजों के रेफरेंस हैं, साइंटिफिक रेफरेंस हैं, क्योंकि साइंस ने ही इन चीजों को प्रूव किया हुआ है, जो इस फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप 35-40 साल के हैं तो आपकी बॉडी में जो एनएडी लेवल हो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और आपकी बॉडी में रिपेयरमेंट का काम कमजोर होना स्टार्ट होगा, इम्यूनिटी स्लो हो जाएगी, आपकी सेल, नई सेल बनना बंद हो जाएंगी, बाल सफेद होना स्टार्ट होंगे, स्किन पे रिंकल आना स्टार्ट होंगे, स्टेमिना, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगी। आप आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हॉट मार्केट एनएडी बूस्टर्स की है वर्ल्ड लेवल पे। और आपको ये जान के बड़ा हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, एस्टोनिया इज द फर्स्ट कंपनी इन द ग्लोबल मार्केट इन द सेगमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो एनएडी बूस्टर लॉन्च किया। आज इस एनएडी बूस्टर के आने वाले टाइम में अब बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये आने वाला कल है, एपिजेनेटिक्स। और इसके प्रूवन रिजल्ट हैं कि कोई आदमी बूढ़ा भी हो गया तो वो अपनी एज को रिवर्स कर सकता है, रिड्यूस डाउन कर सकता है, वापस से यंग हो सकता है। तो ये एनएमएन है, एनएडी है, टीएमजी है, एकेजी है, ट्रांस रेस्पिरेटोल है, ग्लूटाथाइन, कोक्यू10, ग्रीन टी, सिलेनियम, ये चारों टाइप के, ओमेगा, विटामिन B3, जिंक, सिलेनियम, करक्यूमिन, कॉर्डिसेप, जिंक्सन, ग्रीन टी, बायोप्रिन, ये ऐसे मिक्सअप करके बनाया गया है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी एजिंग न्यूट्रिशन के साथ एनएडी बूस्टर को डाला गया है। तो अपने आप में एक यूनिक फॉर्मुलेशन है और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करके अपनी एज को रिवर्स किया, अपनी फास्ट एजिंग को स्लो किया और बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन को वापस से रिवर्स डाउन किया, जो कि एक तरीके से बीमारी का कारण बन रहे थे।
अश्वगंधा भी यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट केसम है। ये भी एक एड ऑन प्रोडक्ट में जो पावरफुल एडेप्टोजेनिक है, जो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव और मेमोरी और स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम करता है। साथ में क्रिल को भी ऐड कर लें तो वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा क्रिल माना जाता है, और इस क्रिल को इन्हांस किया गया है कोक्यू 10 डाल के। इसमें एक्स्ट्रा पेटेंटेड मीना Q7 यानी कि विटामिन K2 डाला गया है, ग्लूटाथाइन डाला गया है, एक्स्ट्रा एस्ट्राजेंथिन। वैसे तो क्रिल में एस्ट्राजेंथिन होता है, पर इसको और बढ़ा दिया गया है, एक्स्ट्रा कर दिया गया है। D3 है, विटामिन K2 है और विटामिन E है। तो अल्टीमेटली यदि सही कॉम्बिनेशन देखा जाए, यदि आप हेल्दी हैं, यदि हेल्दी हैं पर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, आपका शेड्यूल सही नहीं है, रात को लेट आ रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा क्या करना है, ब्रेन, ये उन कैटेगरी के लिए है, ब्रेन वन जो है, एक ब्रेन वन और एक आपने क्रिलवल सोते टाइम आपने ले लेना है। राइट। सुबह आपने, मॉर्निंग में आपका रूटीन रहेगा, ये आपका इवनिंग का है, ये आपका मॉर्निंग है। सुबह आपने यंग 2 कैप्सूल, और दोपहर को आपको अश्वावन 1 कैप्सूल। ये बेस्ट रहेगा आपकी एजिंग को मेंटेन करने का। और साथ में ब्रेन को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो ब्रेन को प्रॉपर एक तरीके से आप अपने फंक्शन को, अपने ब्रेन की अनहेल्दी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसी को अल्जाइमर है, उस केस में आपने सुबह यंग से स्टार्ट करने हैं 2 कैप, दोपहर को एक ब्रेन वन और एक अश्वा वन, ये दोपहर को देने हैं। और इसी को ही आपने लंच और डिनर 2 टाइम पे ये आपने फोकस करना है। और आपने 2 कैप्सूल क्रिल वन के भी एड ऑन कर देने हैं, क्रिल वन के एड ऑन कर देने हैं। इस तरीके से अल्जाइमर न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर वाले लोगों को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको माइग्रेन रहता है तो उस केस में आपको अश्वावन, ब्रेन वन और कैल मैगडी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पहले 10 दिन 2 बार लें, एक एक, एक ब्रेन वन, एक अश्वावन, एक कैलमैगडी, सुबह शाम आप लेंगे। फिर उसके बाद एक बार ही लेंगे 10 दिन के बाद, तो आप बहुत अच्छे से अपने माइग्रेन जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, रिवर्स डाउन कर पाएंगे। मेमोरी है, नींद नहीं आती है, तो उस केस में अश्वावन एक और 2 ब्रेन वन, ये सोने से लगभग लगभग 2 से 3 घंटे पहले लेने हैं, सोते टाइम नहीं लेने हैं। नहीं तो आदमी जिसको नींद नहीं आती ना, कोई चीज उसको नहीं देते हैं तो उसको ये लगता है कि कब नींद आएगी, वो हाइपर अलर्टनेस में चला जाता है, तो वो कई बार तो नींद की गोलियां लेके भी नहीं सो पाता। ऐसे ही इस आदमी को बोलना है कि आपको शाम को 6 या 7 बजे ले लेना है, तो 3 से 4 घंटे में इसका असर आएगा, रिलैक्स हो जाएगा ब्रेन। पहले 1-2 दिन के बाद उसको काउंसलिंग करनी है कि आपने नींद के लिए नहीं लेना, ये ब्रेन को रिलैक्स करना। 3-4 दिन लगेंगे, धीरे धीरे उसका स्लीप स्कोर बढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट होगी। हफ्ते 10 दिन में जाके ये पूरा असर करना स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे में मैग्नीशियम भी आप बाहर से लाके ऐसे आदमी को, कैलमैगडी में भी है, बट मैग्नीशियम एड ऑन और कर देंगे तो नींद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रीन सब्जियां हैं, सैलड हैं, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी ब्रेन के फंक्शन को, एजिंग को। और मैं तो बोलूँगा, यदि आप स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन है, घर अच्छा ले लिया, गाड़ी अच्छी ले ली, और आप 2 पैसे कमा रहे हो, इसकी वजह से कमा रहे हो, उसको एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। क्योंकि ये बहुत आगे जा रहा है, आपकी बॉडी पीछे रह रही है, ये आगे जा रहा है, ये जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। सो सोचिए, क्या हम इसको अलग से क्या दे रहे हैं, इसको अलग से कुछ देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सलीके से इस पूरे सेशन को सुना। अल्टीमेटली मैं बैक टू आना चाहूँगा। अगले अगले हफ्ते हम मिलेंगे। हमारे हार्ट की कैसे एजिंग होती जा रही है, और कैसे हम हार्ट एजिंग को बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने हार्ट का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, कैसे हम उसको एक
लंबी रेस का घोड़ा बना सकते हैं, साथी बना सकते हैं। हार्ट के बारे में बात करेंगे उससे। आज हमने ब्रेन के बारे में बात की। और देखिए, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, सीजनल, नेचुरल, अनप्रोसेस्ड फूड आपके लिए अच्छा होता है। आपके लोकल एरिया में आपके जो दादा दादी पहले के पेरेंट्स जिस फूड को खाते थे, आप भी वही खाएंगे, तो आपके जीन उनको अच्छे से पहचानेंगे। और उनको अच्छे से पहचानेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ अच्छे कामों को करते रहेंगे। यदि उसको वो पहचान नहीं पाए, जैसे आज पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, पैक फूड, प्रोसेस फूड, ये हमारे दादा दादी ने कभी, पहले की जनरेशन ने कभी नहीं खाए, तो उनका जीन इनको नहीं पहचानता, क्योंकि वो जीन उधर से ही आया है। नहीं पहचानता है, तो नहीं पहचानता तो वो सही से काम नहीं कर पाता। सही से काम नहीं कर पाता तो कुछ ऐसे बैड जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो कैंसर कोजिंग है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोज करते हैं, जो क्रोनिकल स्ट्रेस कर सकते हैं, जो हमारी एजिंग को फास्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, सीजनल खाना जरूरी है। जो आपके लोकल एरिया में होता है वो खाना जरूरी है। और सीजनल लोकल के साथ उसको ज़्यादा फ्राई करके ना खाएं, अनप्रोसेस्ड और मिनिमम प्रोसेसिंग के साथ खाएंगे। और इसके साथ एक चीज़, एक मेडिसिन और ऐड कर देंगे जिसका नाम है टाइम। रात का खाना यदि आप 6 और 8 बजे के बीच में खा लेते हो, मैक्सिमम अपर लिमिट 8, और सुबह शाम को 6 बजे, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चेंज देखना चाहते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपको कोई डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, नींद कम आ रही है, ब्रेन की मेमोरी, मूड अच्छे नहीं है, हार्मोन अच्छे नहीं हैं, तो सीजनल, लोकल, अनप्रोसेस्ड खाना स्टार्ट कीजिए और 6 से 8 बजे के खाना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।